हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबने मुझसे डिमांड भी की थी कि मैम आप क्वेश्चन की सीरीज ला दीजिए जो कि आजकल लेटेस्ट इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। सो यस, हम उसी के बारे में आज यहाँ पे बातें करने वाले हैं, जो आपको बायजूस में जो एकेडमिक सर्विस पार्टनर या फिर मैं कह दूं एकेडमिक स्पेशलिस्ट, ओके, इस पोजीशन के लिए जो आपके मैथमेटिक्स से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में मैंने आपको लास्ट लाइफ टाइम में बताया भी था, आपके 3 राउंड्स होते हैं। पहला आपका इंट्रो होता है, दूसरा आपका वर्बल डेमो, तीसरा आपका होता है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर राउंड की, जो कि आपका थर्ड होता है। ओके, इसमें हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। अगर आपको जानना है कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा। उसमें मैंने आपको प्रॉपरली बता रखा है कि किन चैप्टर से आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको बताऊंगी, मैथ्स की आप क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी को पूरी फॉलो करिएगा, आपको बहुत आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, साथ साथ एक बात मुझे आपको और बतानी थी। आप में से काफी लोग अप्लाई कर रहे होंगे लाइक और रेफरल के लिए, तो मैं आपको बता दूं, रेफरल वाला जो फॉर्म है ना, वो अभी आप उसको मत फिल करिएगा। मैं उसे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से रिमूव कर दूंगी, गूगल फॉर्म वाला जो है। आपको एक दूसरा फॉर्म वहां पे प्रोवाइड होगा, आप उसे फिल करना, क्योंकि वो जो पोर्टल है ना वो भी वर्क नहीं कर रहा है किसी इशू की वजह से। तो मैं आपको अपनी सीनियर मैम का दे रही हूँ रेफरल लिंक, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, वो सेम चीज है, बस आपको जो लाइक फॉर्म भरने के बाद जो आपको मेल रिसीव होगा वो आपको निकिता करके मैम के नाम से होगा या फिर रिपल करके नाम से आएगा। ठीक है, रिपल हायर करके। तो वो आप बिल्कुल एकदम लाइक आप एकदम टेंशन फ्री रहेगा, वो भी आपको रेफरल से ही आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलो, सो मैंने कहा ये अपडेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से काफी लोगों ने मेरे पास डिटेल शेयर की है और मैंने काफी ट्राई किया, बट वो प्रॉब्लम अभी फिक्स तो नहीं हो रही है। उसके लिए मैंने टिकट रेस किया है, लेट्स सी कब तक रिजॉल्व होती है। बट क्योंकि आप लोग को डिले ना हो, इसलिए मैं आपको दूसरा लिंक वहां पे प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, सीनियर मैम का है, तो आपको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको वहां पे जो जो डिटेल्स मांगा गया आप उसे फिल कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको मैं पहला क्वेश्चन बताने वाली हूँ, ये आप पढ़ के ही समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन आपका ये है, इफ 7 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4, तो हमें बतानी है वैल्यू ऑफ tan है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपको ना, अगर आपको और क्वेश्चन देखने हो तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो। पिछले साल मैंने डाले थे 3 वीडियोस थे मैथ्स के, वो भी आपके क्वेश्चन थे। ठीक है, बट इधर ना थोड़े से नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इन्होंने हायर कर दिया, थोड़ा सा है ना। लाइक थोड़े थोड़े लेंदी लेंदी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो आइए देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है, आपको 7 sin स्क्वायर और प्लस 3 cos स्क्वायर की वैल्यू 4 दी गई है। आपसे बोल रहा है tan है, बहुत सिंपल है। आप इसको क्या करो, आपका टारगेट होना चाहिए कि सबको आप tan a में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो हमें पता है कि 7 sin स्क्वायर तो एज इट इज रहना चाहिए। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो आपको पता है क्या होगा। देखो यहाँ हो जाएगा 7 tan है, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पूरा। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी टीचर हो तो आपको आइडिया होगा कि क्या करना है। मैंने क्या बोला आपसे, cos स्क्वायर इसे मैं डिवाइड कर रही हूँ ऑन बोथ दी साइड। ठीक है, तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा 4 अपॉन cos स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आपका 4 sec स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आप समझ जाएंगे। ओके, डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपको लाना है tan a में, और आप एक चीज ये भी जानते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर है। ये आपको रिलेशन पता होगा, तो क्यों ना इसी का यूज यहाँ पे किया जाए। और जो राइट में आपका टर्म लिखा हुआ है ना, इसको मैं चेंज कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है। अब जैसे आप यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे आ जाएगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर ए। ठीक है, कहीं कहीं पे मैं आपको सोल्यूशन पूरा बता दूंगी, कहीं पे मैंने सोल्यूशन को अटैच कर दिया है, ताकि आपको ये ना लगे कि वीडियो काफी लेंदी हो रहा है और आपका टाइम जा रहा है। ठीक है, देन आपको दिख रहा है साफ साफ, आप 7 tan स्क्वायर ए है, ये है लाइक टर्म्स है, आप लेफ्ट साइड में ला सकते हो। तो ये हो जाएगा 7 tan स्क्वायर ए, देन माइनस 4 tan स्क्वायर ए, और राइट में आपको मिल जाएगा 4 माइनस 3। यहां आपको मिल गया 1, यहां आपको मिल गया 3 tan स्क्वायर ए। ओके, तो आपका आंसर आ गया, tan स्क्वायर ए की वैल्यू आपको मिल रही है 1/3, लेकिन आपको चाहिए थी tan ए की वैल्यू, जो कि हो जाएगी आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे 1/3, या फिर आप ऐसे लिख दो 1/√3। ठीक है, नेगेटिव में आएगा, प्लस माइनस दोनों में आएगा, क्योंकि आप जानते होंगे कोऑर्डिनेट की वजह से आप दोनों वैल्यूज को यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस। अब यहाँ से जो मेनली बताने वाली चीज ये थी, ये क्वेश्चन तो आप सब लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इंटरव्यूअर आपसे पूछते भी हैं कि आपने कैसे सॉल्व किया, आप उसको स्टेप्स में बताइए।
है ना? तो जब आप अपने पेपर पेन पे सॉल्व करते हो तो आपको बोलना भी होता है, ऐसा भी होता है, वो आपसे कह भी सकते हैं कि लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस जस्ट लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग टू अ किड। तो आपको उसी तरीके से समझा समझा के क्वेश्चंस को लिखना होता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आगे मूव करते हैं, ये रहेगा आपका पहला क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आजकल पूछा जा रहा है वो ये है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट ओके व्हेन सीआई इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ईयरली एंड क्वार्टरली। आपसे पूछ रहे हैं भाई अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा इन तीनों के तीनों केसेस में। ठीक है, पहला आता है आपका ईयरली में, देन हाफ ईयरली में, देन क्वार्टरली में। अब सबसे पहले क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं ईयरली की बात करूं तो वो आपका हो जाता है P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, देन पावर, यहाँ पे 100 मिसिंग है, यस यहाँ पे आपका 100 नहीं है, चलो मैं इसको लिख देती हूँ। 100 यहाँ पे होना चाहिए था एन के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए से आपको पता होना चाहिए, ए होता है आपका अमाउंट, पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है आपका इंटरेस्ट का रेट जो भी होता है, और यहाँ पे टी आपका टाइम हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए ये जो एन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एन इंडिकेट क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपको बोलना है यहाँ पे कि ईयरली के लिए होगा तो यहाँ पे ये 1 1 से मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, लाइक ये ऐसे रहेगा ईयरली के लिए। मैं आपको रुको, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये सबके लिए लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, जब आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होता है एनुअली, एनुअली का मतलब आप समझ रहे होंगे ईयरली, तो क्या होगा तब आपको यहाँ पे ये जो एन लिखा था ना उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर अपॉन 100 आ गया, पावर में एन आ गया। लेकिन जब आपका होता है क्वार्टरली तो ध्यान रखिएगा रेट को 4 से करते हैं डिवाइड और टाइम को करते हैं मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यही वाला इंटरेस्ट फिर क्वार्टरली कैलकुलेट होता है। ठीक है, एक साल में समझ लीजिए 4 बार होता है, तो इसीलिए वहां पे टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है आपका। ठीक है, सिमिलरली आपका हाफ ईयरली है तो आपको टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एन का सेंस आप समझ रहे होंगे, एन का मतलब ईयर्स में बात हो रही है, और आपका रेट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वही वाला रेट जो होता है वो दो दो बार के लिए बढ़ जाता है। ऐसे ही आपका मंथली होता है तो यहाँ पे 12 से हो जाता है। ठीक है, तो ये आप रिलेशन को जरूर याद रखेंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं। साथ साथ आपको अगर आपने अमाउंट पढ़ लिया तो क्यों ना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये आपका होता है ए माइनस बी, है ना? ऐसे ही आप सिंपल इंटरेस्ट को भी देख के जरूर जाइएगा, वो भी आपका होता यही है। सिंपल इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे वो भी होता है ए माइनस बी, लेकिन उसमें आपका जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है वो आपका होता है पी आर टी अपॉन 100। ये तो आई होप आप सबको पता होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उसे देख के जरूर जाएंगे। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ से थोड़े मोड़े क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना इस पे। अब आइए आगे मूव करते हैं। यस, अब एक क्वेश्चन आपके सामने, इफ 2a is equal to 3b is equal to 4c, so हमें पता करनी है वैल्यू द लाइक द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। इसके क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? तो देखिए आप सब आई होप लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको शॉर्टकट्स भी आते होंगे, आप वो भी यूज कर सकते हो। या फिर यहीं से देखिए, अगर मैं पहला रिलेशन ले लूं तो मुझे दिख रहा है 2a क्या है 3b के इक्वल है। ठीक है, तरीके इसके बहुत सारे करने के। ठीक है, मैं आपको वही बता रही हूँ जो लाइक मुझे इजी लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे मिल गया a बाई बी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ऐसे ही मुझे एक और रिलेशन दिख रहा है कि 3b इज इक्वल टू 4c है, तो अगर मैंने यहाँ पे कर दिया b बाई सी इज इक्वल टू 4/3। अब क्योंकि हमें क्या रेशियो निकालना है, a रेशियो b रेशियो 3 सॉरी c, तो a रेशियो b पहले यहाँ से क्या आया 3/2 आया, देन बी रेशियो सी क्या आया आपका, आया यहाँ पे 4/3। आप एक चीज और कर सकते हो और इजी करने के लिए, आप अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको दिखेगा यहाँ पे 6/4 आ जाएगा, है ना? ये भी शॉर्टकट तरीका है। अब आपको दिख रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आया, पहले वाले से मैं बात करूं तो 6/4 आया, लिख दीजिए यहाँ पे 6/4 आया। और दूसरे रिलेशन से बात करूं तो बी रेशियो सी क्या आया 4/3 आया, तो 4 तो पहले से 3 आ गया। ऐसे भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो, आपका आंसर सीधे ही आ जाएगा। या फिर नेक्स्ट तरीका क्या है, आपने ये लिखा 3/2। ओके, इसको मैं यहाँ बताती हूँ, स्पेस नहीं है वहां पे, आपने इसे लिखा। पहला रिलेशन क्या रहा था, अगर मैं मल्टीप्लाई ना करूं तब की बात कर रही हूँ, तो 3/2, और यहाँ क्या लिखा है 4/3, तो आप इसको यहाँ लिखेंगे, देखिए 4 और यहाँ पे 3। आप क्या करिए, इसका वाला टर्म यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, इसका वाला टर्म यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। आपने सबको मल्टीप्लाई कर लिया, 4 3 12, 4 2 8, 3 2 6, ये देखिए सबका सब कैंसिल आउट होगा आपका 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 सॉरी 2 6 ना, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 2 6 12। तो यस जस्ट वेट अ सेकेंड, इसको मैं रबी कर दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, और जस्ट वेट अ सेकेंड,
यस, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आया? तो ए बी सी का रेशियो ये बन जाएगा। दोनों तरीके से आप देख रहे होंगे आंसर सेम है, आपके तरीके अलग हो सकते हैं और भी शॉर्टकट मेथड आप यूज कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। वहां पे आप जल्दी आंसर देंगे तो अच्छा होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने आपसे पूछा कि आपने कैसे किया, एक्सप्लेन करके बताइए, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए। ओके चलो अभी मूव करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। ये आपसे कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9 एंड दैट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज ₹18, तो हमें ये बताना है भाई कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर। अभी पढ़ के आपको लग रहा होगा थोड़ा सा सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका इक्वेशन बन रही होगी। ये क्वेश्चन है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर का, जो कि आपको दे भी रखा है। ओके तो आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे तुरंत अज्यूम किया पेंसिल के लिए x का वेरिएबल और मैंने इरेजर के लिए सोच लिया y। ओके सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या बोलूंगी, मैं सीधे कह सकती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 3y, यही तो बोल रहा है हमसे। इसका कॉस्ट कितना आ रहा है 9, पहला इक्वेशन ये बना लिया। ठीक है, बहुत लैंग्वेज में मैं नहीं बता रही हूँ, आप समझ रहे होंगे ना। फिर 4 पेंसिल का कॉस्ट मतलब 4x + 6 इरेजर मतलब 6y इज इक्वल टू 18 हो गया। अब आई होप आप सबने पढ़ा जरूर होगा, ये ध्यान रखिएगा लीनियर पेयर ऑफ टू इक्वेशन जो जहां पे आप देख रहे हो इन 2 वेरिएबल्स, इसको सॉल्व करने के बेसिकली 2 मेथड बताए गए एनसीईआरटी में। एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो आपको दोनों मेथड जरूर पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आप जानते हो एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी होता है। तो अगर मैं इस वाले इक्वेशन को क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, ताकि वेरिएबल्स लाइक यहाँ पे सेम हो जाए। तो मुझे दिख रहा है ये वाला इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6x और 9 2 जा 18। ओके ये हो गया। ओ और यहाँ पे क्या हो गया, ओके यस आपको क्या दिखा, ये देखिए। क्या इसका सोल्यूशन निकालना पॉसिबल है? क्वेश्चन काफी अच्छा है जो कि पूछा गया है इंटरव्यू में। अब आपको ये चीज क्लियरली दिख रही होगी, यहाँ पे आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे तो आप जब कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 से, तो आपको दिखेगा a1/a2 की जो वैल्यू है और जो b1/b2 की जो वैल्यू है और जो c1/c2 की वैल्यू है, सारी की सारी आपस में इक्वल है, दैट इज 1/1 आ रहा है। तो जब आपकी इक्वल आती है तो आई होप आपको कंडीशन जरूर पता होगी। आपका बनता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मतलब जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं। जो मैं टर्म्स बोल रही हूँ ना, इसको जरूर याद रखिएगा। अभी मैं आपको इसलिए नेक्स्ट पेज पे शो कर दूंगी। मैं जानबूझ के आपके लिख के लेके आई हूँ ताकि आपको याद रहे, आप भूलो नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आपको तीनों कंडीशंस पता होनी चाहिए। व्हेन वी हैव a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन व्हाट इज द केस, एंड व्हेन वी हैव a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कौन सा केस बनता है। सारे केसेस जरूर पढ़ के जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ सोल्यूशन निकालना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देगा। ओके सो आइए देखते हैं। अब आपने देखा क्वेश्चन देखने में लगा था लेंथी, है ना, और सॉल्व हो ही नहीं पाया, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि सारी वैल्यूज यहाँ पे आपस में इक्वल आ रही है। तो यस अब आपको दिख रही होगी ये तीनों केसेस की मैं आपसे बात कर रही थी। ओके तो दैट्स वाई हमने क्या देखा कि हमारा ये वाला केस सॉल्व किया है ना। देखो आप a1/a2 जो है वो इक्वल आ रहा है b1/b2 की और इक्वल आ रहा है c1/c2 की। दैट्स वाई वी हैव टू गो विद दिस वन ऑप्शन एंड वी विल से दैट हियर वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आप पहला देखेंगे जब आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, सो दिस इज द केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन। ध्यान रखिएगा अगर वो आपसे पूछते हैं कि यूनिक सोल्यूशन तो आपने बताया, बट द लाइंस विल बी व्हाट, लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी कि इंटरसेक्टिंग होगी। तो ध्यान रखिएगा जब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती तभी तो एक पॉइंट पे मीट करती है, तो वो आपको देता है यूनिक सोल्यूशन। क्लियर। और लेकिन अगर आपकी लाइंस एक दूसरे के ऊपर को इंसिडेंट होती है, ऐसे ऐसे अगर सुपर इंपोज करती है, तो आपको देता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्लियर। और अगर आपकी दो लाइंस ऐसे करके देखो पैरेलल है, आपको जब आप लोग लाइक पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे जब हम ग्राफ बनाते हैं, अगर हमने दो इक्वेशंस की ग्राफ बनाई, क्या हो रहा है, दोनों जो इक्वेशन है मेरी वो आपको दिख रहा है पैरेलल टाइप की, मतलब दोनों में ना इंटरसेक्टिंग हो रहा ना कोइंसिडेंट हो रहा, तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, वो चलता चला जाता है ग्राफ। तो वो केस होता है आपका न्यू सोल्यूशन का। इसका कंडीशन में याद रखिएगा, जब a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू तो इक्वल होती है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके आई होप इट इज क्लियर। ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाएगा। इससे बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट डिपेंडेंट सोल्यूशन, इससे भी यहीं पे टर्म्स निकलता है, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। और आपका होता है को इंसिडेंट। ओके ये तो मैंने बता दिया आपको, को इंसिडेंट लाइंस होती है। साथ साथ पूछा जाता है कि कब आपको कंसिस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा और कब आपको इनकंसिस्टेंट मिलेगा। तो ये सारे टर्म्स को आप याद रखिएगा। अगर आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है, तो वो जो केस होता है वो होता है कंसिस्टेंट का। ठीक है ध्यान रखिएगा। और अगर आपको यहाँ पे
कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो वो होता है आपका इनकंसिस्टेंट का। ये सारे के सारे जितने मैंने आपके सामने टर्म्स बोले हैं ना, सारे पढ़ लीजिएगा, इस चैप्टर से बस यही इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसी से वो घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, चलो आई होप आपको क्लियर हो गया। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, देखिए मैंने आपके सामने इसलिए लिख भी दिया था जो मैंने अभी आपको बताया, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम का। तो आपने क्या देखा, देखो पहला वाले में क्या आपको दिख रहा है, इंटरसेक्टिंग है, वन सोल्यूशन है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन दे रहा है, तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट, और आपको यहाँ पे नो सोल्यूशन दे रहा है, तो ये आपका हो गया इनकंसिस्टेंट, और ना ये डिपेंडेंट होता है ना ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ये सारी बातों को याद रखिएगा, आप डीपली पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से एक बार, ठीक है। मैं बस आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए क्या क्या देख के जाना है लास्ट टाइम पे। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका प्रोबेबिलिटी टॉपिक से, क्योंकि ये भी आपके में मेंशन है। द बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स फ्रॉम 6 to 50। भाई एक बॉक्स है, उसमें 6 से लेके 50 तक का कार्ड प्रेजेंट है, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ कार्ड। ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी विद परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑन इट। हमें ये बताना है भाई उस पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, इसका आप बारे में आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। आप सोचो जो नंबर है वो 6 से लेके 50 तक के उस पे लिखे हुए हैं, ठीक। अगर मैं शुरू कर दूं 6 7 8 9 ऐसे करके काउंटिंग करना। ओके, सोचिए सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहला मिलेगा आपको 9, आप भी जानते हो 3 का स्क्वायर, फिर ओके बहुत इजी हो गया, फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, देन 6 का स्क्वायर 36, देन 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है, कितने नंबर्स मिल गए, क्या आगे काउंट करेंगे, नो, आपको 50 तक का आके रुक जाना था। कितने नंबर्स मिले आपको, 5। ये क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये मैं आपको बता देती हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आउटकम, ठीक है, ये आपको मिल गया 5। समझ में आ गया होगा, है ना। और अब देखो, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने पॉसिबल है, भाई कितने नंबर्स थे वहां पे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये तो हमने अपने पसंद का लिखा ना, क्योंकि हमें स्क्वायर नंबर चाहिए था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट टोटल आउटकम कितने पॉसिबल हैं, 6 से लेके 50 तक का है। अब देखिए इसको बेस्ट वे क्या है सोचने का, मैं आपको इसे बता दूं। देखो पहले आप सोचो कि 1 से कार्ड शुरू हो रहा है, 50 तक के कार्ड है, आप क्या कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके कहां तक कट जाएगा, 50 तक। आप बताओ क्या पूरे 50 कार्ड्स ले रहे हैं, नहीं, कौन कौन से कार्ड हटा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे तो माइंड में फटाफट आप वहां पे कैलकुलेट करोगे, फिर आप सोचोगे ओ पूरे पूरे 50 कार्ड थे, 5 कार्ड हटा दिए, इसका मतलब 45 कार्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, बस आ चुका है। अब क्योंकि आपको बतानी थी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी जब आप बताओगे तो आप बताओगे क्या होगा, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि हो गया 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि हो गया 45। कितना आ गया आपका आंसर, 1/9। ओके, सो आई होप अभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। साथ साथ प्रोबेबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, आता है इवन ऑड के लिए भी पूछते हैं, और इससे आपको मैं बताऊं कार्ड्स वाले क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, कार्ड्स वगैरह वाले है ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टॉपिक जहां तक मुझे याद आ रहा है पिछली बार शामिल नहीं किया गया था, इस बार शामिल किया गया, तो इससे क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको और क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कराऊंगी। ओके, टिल देन आप इतना आप करना, और अपने साइड से भी आप जरूर पढ़ लें जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, एनसीईआरटी को लेके। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यस, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये अर्थमेटिक का है, आपको मैंने बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का है यहाँ पे क्वेश्चन, ये काफी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी, गिव एन एग्जांपल। हम सबको एपी तो पता होता है बहुत अच्छे से कि हाँ जी एपी वो होती है, एक सीरीज होती है, एक सीक्वेंस होता है इन विच वी आर एडिंग फिक्स नंबर, ओके, टू गेट द नेक्स्ट नंबर। हमें पता है हम एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं टू द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट नंबर, यही होती है आपकी एपी, है ना, आपने सिंपली समझा दिया। लेकिन अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि फाइनाइट एपी का एग्जांपल दो और इनफाइनाइट का, अब वही आ जाती है प्रॉब्लम। तो ध्यान रखिएगा फाइनाइट एपी क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट एपी मतलब एक फाइनाइट सीक्वेंस जो कि रुक जाएगा एक टाइम पे, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा राइट, ओके, राइट सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ओके, जस्ट टेल मी ये आपका फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। सबसे पहले आप ये सोचो क्या ये एपी है, पहले सोचिए। अगर मैं ऑड नंबर्स लिखती हूँ, मैं आपको पहले एग्जांपल दे रही हूँ, 1 3 5, मैंने क्या बोला कहां तक लिखना है, लिखते आप जाओगे, आपको 20 तक का लिखना है, मतलब 19 आपका लास्ट ऑड नंबर होगा, आप रुक गए। अब आप ये बताओ क्या ये एपी का फॉर्मेशन दे रहा है, पहले तो ये चेक करिए, यस एपी तो फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हम एक फिक्स नंबर 2 को ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब एपी तो डन हो गया। अब आप चेक करो क्या ये फाइनाइट है, हाँ जी फाइनाइट है, क्योंकि एक बात के बाद मेरा टर्म रुक गया,
है ना, ऐसा नहीं था कि इनफाइनाइट चलता रहा, मुझे एंडिंग ही नहीं पता है। तो ये फाइनाइट एपी का एग्जांपल है ना। ऐसे आप देखो, यहाँ भी देखो कुछ कुछ आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, बट पता है वो आपको एग्जांपल कैसे बोलेंगे, या फिर वो आपको ना जानबूझ के थ्योरेटिकल टर्म में बोलेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बोला, सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ऐसे करके बोल दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले आप सोचो, उसको लिख के देखो, थोड़ा सा लिख दीजिए, फिर आप उनको कॉन्फिडेंटली आंसर करिए कि यस इट विल बी एन फाइनाइट एपी बिकॉज हियर द नंबर ऑफ टर्म्स इज गोइंग टू एंड। ओके, ये एंड हो जा रहा है, एकदम चलता नहीं चला जा रहा है। क्लियर? अब आते हैं आगे, मूव करते हैं। अब है आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस। भाई ये क्या होता है? इनफाइनाइट नाम से समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट चलता जाएगा, मतलब कोई एंडिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा दैट सेट ऑफ ऑड नंबर्स, बस सेट ऑफ ऑड नंबर्स। भाई ये क्या होगा? सेट ऑफ ऑड नंबर्स, है ना, आप समझ रहे होंगे। ऑड नंबर शुरू हो रहा है 1 से, कहां तक जाएगा? 3, 5। अब ये तो श्योर है कि मैम ये एपी है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। एपी है, बट किस टाइप का एपी है? इनफाइनाइट एपी है। तो ये जरूर आप पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखिए, यहाँ पे कुछ आपके सामने एग्जांपल लिखे लैंग्वेज वाली। द पॉजिटिव इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर आपने शुरू कर दिए 2, 4, 6, 8, कहां तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट, हमें पता ही नहीं एंड कहां हो रहा है, बट ये एपी जरूर फॉर्म कर रहा है, क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहा है, हमें दिख रहा है, एक कॉमन नंबर्स में ऐड हो रहा है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। पॉजिटिव ऑड नंबर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स, ये भी ध्यान रखिएगा, स्क्वायर नंबर्स का जो सेट होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए बहुत ही प्रॉपरली। हाँ, बस एक चीज, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है, ये सीक्वेंस तो है बट एपी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस और एपी में फर्क होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे तो सुटेबल नहीं बैठ रहा है, मैं एक बार क्लियर कर दे रही हूँ। ये पिक्चर मैंने इंसर्ट तो कर दी, बट हाँ ये यहाँ पे गड़बड़ है, कोई बात नहीं, ऐसे हमने एक चीज सीख ली। देखिए सीक्वेंस तो ये है, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको दिख रहा है 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ऐसे करके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी बताओ, क्या ये एपी है? बिल्कुल एपी नहीं है। ऐसा क्यों? 1 में जब आपने 3 ऐड किया तब आपको मिलेगा 4, 4 में आपने जब 5 ऐड किया तब आपको मिलेगा 9, ऐसे करके। तो क्या फिक्स नंबर ऐड हो रहा है? बिल्कुल नहीं, अलग अलग नंबर्स ऐड हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक सीक्वेंस तो फॉर्मेशन कर रहा है, बट इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी। ओके, तो ये क्या है? ये आपका एक इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल है, इनफाइनाइट एपी का एग्जांपल नहीं है। समझिएगा भाई बहुत ध्यान से मेरी बात को। पहले चेक करिएगा जब भी क्वेश्चन वो आपके सामने बोलेंगे कि वो एपी है कि नहीं। ये मैंने आपको बताया सीक्वेंस के बारे में, कंफ्यूज मत होइएगा। सीक्वेंस एपी में फर्क है, दोनों देखने में एक जैसा लगता है, बट एपी में एक फिक्स नंबर ऐड होता है। सीक्वेंस आप समझ सकते हो, ऐसे में अगर आपको नॉर्मली समझाऊं दैट ऑल एपी कैन बी सीक्वेंस, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारे के सारे एपी आपके सीक्वेंस हो सकते हैं, बट ऑल सीक्वेंस कैन नॉट बी एन एपी। ओके, अभी आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। भाई ये सीक्वेंस है, लेकिन ये एपी थोड़े ना फॉर्मेशन दे रहा है ना, फिक्स नंबर तो ऐड नहीं हो रहा है। तो देखा आपने, हमने समझते समझते एक नया क्वेश्चन को फॉर्मेशन कर लिया। तो लाइक काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये आपसे पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखिएगा, सीक्वेंस एपी में होता है फर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपके सामने एक क्वेश्चन बोलूं, ओके, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 20, जस्ट टेल मी ये क्या है? दिस इज एन फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके, शुरू करा जाए। पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा क्या है 3, तीसरा क्या है 5, 7, 11। मैंने क्या बोला था? अप टू कहां तक? 20 तक। चलो मैंने 19 लिख दिया। आपको दिख रहा होगा मैम ये तो फाइनाइट है, रुक गया। ओके, नो नो नो, पहले आप ये तो चेक करो क्या ये एपी है। नो, ये एपी है ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ +1 ऐड हुआ, यहाँ +2 ऐड हुआ, यहाँ +2 ऐड हुआ, यहाँ +4 ऐड हुआ। तो क्या कोई फिक्स नंबर ऐड हो रहा है? कॉमन डिफरेंस मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्वेश्चन तो आप लिख लेना, ये आपसे जरूर पूछेंगे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। लाइक सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्लियर है? आई होप समझ में आपको आ गया होगा बहुत अच्छे से। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस को माइंड में जरूर याद रखिएगा, और सीक्वेंस एपी के बीच में डिफरेंस होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलो अभी मूव करते हैं फिर नेक्स्ट में। यहाँ पे हमने काफी अच्छा कंसेप्ट सीख लिया। नाउ 7th क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल? भाई डिग्री क्या होती है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूंगी, ये सारे पढ़ के जाइएगा, है ना। पॉलिनोमियल को 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको डिग्री के टर्म्स बताया है, अगर आपकी डिग्री 0 है तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 तो क्वार्टिक या फिर बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। हाँ जी, बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक। इतना तक पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है। अब क्वेश्चन क्या उठता है भाई, ये बताओ कि डिग्री क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का? आप भी जानते हो, अगर मैंने यहाँ लिखा 2 है ना, तो इसके साथ मैं x लिख रही हूँ, तो ऐसे तो x नहीं
मैं नहीं लिखूंगी तो क्या करूंगी, x का पावर 0 लिखूंगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट एंड लॉ में a का पावर 0 1 होता है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। अब मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि ओ इसका मतलब जो x का पावर है वो क्या है, 0 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 0 है। क्लियर हो गया? ये भी ध्यान रखिएगा पॉलिनोमियल क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, कि पॉलिनोमियल आप कब बोलते हो, when we have the exponent, okay, when the power of the exponent is equal to a whole number। ये सारी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि चलो ये बता दो आप कि 2 का पावर x 1/2 है, ये क्यों नहीं पॉलिनोमियल है, क्या रीजन है ऐसा, तो आप बताएंगे क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर है इट इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म, तो ये नहीं अलाउड होगा। ओके, तो ये सब टाइप्स के चीजों का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट मूव करती हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। क्या पूछते हैं भाई, फ्रस्टम ऑफ कोन, है ना, उन्हें क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, क्योंकि वो भी जानते हैं आपने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन सब पढ़ के रखा होगा। फ्रस्टम ऑफ कोन अक्सर हम छोड़ देते हैं, जो कि आपको क्लास 10th में की बुक में बकायदा दिया हुआ है, ऐसा नहीं कहीं आउट का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं। आप एनसीईआरटी की समरी पढ़ना, आपको खुद मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है, कैसे बनता है, क्या चीज है ये, तो आप बता सकते हो। आप ऐसे लाइक मन में ध्यान रखो, बकेट का शेप देखा ना, बिल्कुल बकेट जैसा दिखता है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि जब हम एक प्लेन पैरेलल ओके यहाँ पे कट लगाते हैं टू द बेस, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा, देखो ये वाला शेप का फॉर्मेशन होता है, तो द पार्ट विद द बेस इज द फ्रस्टम ऑफ द कोन। और ये आपका ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये तो कोन का फॉर्मेशन देता है, बट जो नीचे वाला पार्ट होता है ये आपको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये आपसे वो पूछ सकते हैं कि फ्रस्टम ऑफ कोन कौन से वाले पार्ट को बोलता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात हो गई। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया, आपको जानना था, आइए देख लेते हैं भाई ये भी टोटल सरफेस एरिया। क्यों हम वही क्यों पढ़े, हम सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हमें इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सारे पढ़ लीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, बेस एरिया एंड दिस वन बेस टू एरिया। बहुत ईजी है, देखो अगर आपने कोन पढ़ा ना तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। जैसे कोन में आप जानते हो कि बस नीचे रहता है सर्कुलर बेस, ऊपर तो रहता नहीं है, ऊपर तो पॉइंटेड वाला रहता है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दो सर्कल्स दिखेंगे, नीचे भी ऊपर भी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे R1 R2 दिया है, तो दोनों का रेडियस भी अलग अलग है। आपको आपको दिख रहा होगा फिगर से भी आपको समझ में आएगा ना, कुछ ऐसा फिगर था हमारे पास। तो भाई जब दोनों का रेडियस यहाँ पे अलग अलग है, इसी की वजह से जो आपका बेसिक कोन का फॉर्मूला होता है ना, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने बोला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, सबको पता है ये होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, बहुत सिंपल है, 1/3 है, पाई है, ये सारा खेल बदल जाता है रेडियस का, दैट्स इट, क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस शामिल हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे बस इतने में चेंज हुआ है। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। सिमिलरली आप देखोगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ये तो होता है एल प्लस आर, ये तो होता है, तो देखो इसी को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला चीज जरूर आप देख लेना बहुत अच्छे से। फिर हाँ, देखो क्या हो रहा है, पाई आर एल ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, और पाई आर स्क्वायर क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, दोनों ऊपर नीचे से दोनों क्या सर्कल है, अलग अलग रेडियस है, दोनों को कर दिया है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया मैंने बता दिया, कर्व सरफेस एरिया आप समझ ही रहे हैं। स्लैंट हाइट बहुत ही इजी है, एल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो होता है, उसी को यहाँ पे लिख दिया, रेडियस बदला है इसीलिए बस ऐसे कर दिया, R1 माइनस R2। ठीक है, पढ़ेंगे जरूर, आप बिल्कुल भूलना नहीं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस टू ड्रॉ ट्रायंगल। मैं आपको बता दूं, मैं जितने क्वेश्चन लाई हूँ सारे के सारे पूछे हुए हैं, आपके अगर कोई फ्रेंड ने दिया होगा इंटरव्यू तो आप उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन मैंने लाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल, हाँ ये चीज समझिएगा, आपसे पूछ रहे कंडीशन बता दो भैया ट्रायंगल बनाने के, है ना, तो कैसे बताएंगे, इस ये पता है कहाँ से निकला, ये निकला ट्रायंगल चैप्टर से, जिसमें दिया हुआ है आपका ट्रायंगल इन इनइक्वालिटी थ्योरम, जहां पे ये बात बताया है कि इनइक्वालिटी वाली जो थ्योरम है वो ये बात कहती है कि कोई भी ट्रायंगल का अगर हम दो साइड का सम ले, सो दैट शुड बी ग्रेटर एज कंपेयर टू द थर्ड साइड। ओके, तो यहीं पे आपको ये चीज को बताना है कि कंडीशन यही होती है ट्रायंगल की कि जो दो साइड का सम है वो तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे x प्लस जेड इज ग्रेटर देन y प्लस जेड इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये जरूर आप देख के जाएंगे इस थ्योरम को भी, उसी से ये क्वेश्चन निकला हुआ है। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ये सॉल्विंग वाला क्वेश्चन, तो मैंने पहले से यहाँ पे लिख लिया क्योंकि फिर यहाँ पे लाइक मैंने इमेज इंसर्ट कर दी, क्योंकि मैं फिर मैं लिखती हूँ तो टाइम लगता है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये भी, इज 25 सेंटीमीटर। भाई हाइपोटेन्यूज आपसे कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का, तो आप
बना लोगे। आपसे फिर कह रहे थे अदर टू साइड्स आर सच दैट 1 इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर। भाई आपसे कह रहा है अगर एक को कोई भी आप मान लो, जैसे मैंने ये x लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा x+5, यही तो बात कह रहे हैं कि दूसरा साइड 5 सेंटीमीटर लंबा है। सो वी हैव टू फाइंड देयर लेंथ इन द सेंटीमीटर। क्या करेंगे, अब आपको सिर्फ कह ही दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या आपके पास बचा, आपके पास बचा है पाइथागोरस थ्योरम। यही आपके पास कंसेप्ट है टू सॉल्व दिस वन क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज और, वो इस क्वेश्चन को तेज आंसर दे सकता है जिसने पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसको बहुत अच्छे से आता होगा। वो आप यहाँ पे फटाफट सोच लेंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप फटाफट इसको कर लेंगे सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इतना टाइम आपको मिलता है कि आप सॉल्व कर सको। हाँ, कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं, मैं मानती हूँ थोड़ा कम टाइम देते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको टाइम ही लगेगा। ओके, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, सॉल्व किया प्रॉपर्ली एंड यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू -20। अब क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं, साइड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिजेक्ट दिस वन वैल्यू, और हम लेंगे इसको। इसको आपने ले लिया, ये आपको सीधे मिल गया 15 + 5 दैट मींस 20। तो यही आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन था, लास्ट वाला। तो आई होप आप सारे क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लगा होगा कि जो जो आपको चैप्टर्स दिए गए थे, मैंने हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिखाया है और किस टाइप के पूछे जा रहे हैं मैंने आपको ये भी बताया। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन बहुत टफ है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा लेवल बढ़ा है क्योंकि टॉपिक हल्के से बदल दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ले लिया है ना, कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स को शामिल किया है, बट पूछने का तरीका अभी भी वही है ना। ऐसा नहीं, आप बहुत टेंशन नहीं उसमें लेंगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना, आप सारे आंसर दे लोगे। और ठीक है, अगर मान लीजिए वो आपसे 15-12 क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपने 2-3 का आंसर नहीं भी दिया तो इतना मैटर नहीं करता, बट जितना दिया उसको अच्छे से दीजिएगा, एक एक चीजों को एक्सप्लेन कॉन्फिडेंट के साथ करिएगा, वो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ओके, सो आई होप अभी आपको सारी अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप जरूर बताएं, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा सकूं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो मैंने आपको फॉर्म के बारे में बताया वो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको जो अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं आपको फॉर्म का लिंक दे रही हूँ, अब वहां से फॉर्म को फिलअप करें इफ ओके, इफ यू वांट टू अप्लाई थ्रू द रेफरल लिंक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।